हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर 1.10 10th पेपर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अन्य वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में बताऊंगी। हमारी क्लास में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के बारे में हम पढ़ रहे हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम में क्या क्या कार्य किए गए, क्यों बनाया गया, वो हमने देखा। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में सबसे पहले हमने लीगल सर्विसेज की बात की। लीगल सर्विसेज क्या होती है, किनको दी जाएगी, कौन कौन से व्यक्ति हकदार होंगे लीगल सर्विसेज लेने के लिए। सेकंड, हमने देखा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या होती है, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई विधिक सहायता समिति क्या होती है। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में, राज्य स्तर पर बनाई गई विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में। फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा पिछली क्लास में तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी के बारे में, तालुका विधिक सेवा समिति के बारे में कि ये क्या होती है, प्राधिकरण और समिति क्या होती हैं, किन स्तर पर ये बनाई गई हैं, कौन ये बनाएगा, इसके सदस्य कौन होंगे, उनकी अर्हताएँ क्या होंगी, उनका अनुभव क्या होगा, कितने सदस्य संख्या होंगे, राज्य सरकार के किन आदेशों की उनको पालना करनी है, और कौन कौन से वो कर्तव्य दिए जाएंगे जो इन प्राधिकरण और कमेटी यानी कि समिति के द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। आज की क्लास में हम इस अधिनियम के अंदर बनाए गए लोक अदालत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेक्शन 19 में लोक अदालत के बारे में बताया गया है कि लोक अदालत है क्या, इसका बनी कैसे है, इसका क्षेत्राधिकार क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है। आज ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें लोक अदालत। जैसे कि नाम से लगता है, लोक यानी कि जनता की अदालत। ये जनता की अदालत है और इसमें वे व्यक्ति आते हैं जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत विधिक सेवा के हकदार व्यक्ति हैं और वो न्यायालय की लंबी प्रोसीडिंग, लंबी कार्रवाई से अपने आप को बचाते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई लोक अदालत में आकर अपने मामले का सुलटारा करते हैं। लोक अदालत के गठन के बारे में अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत के गठन के संबंध में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 में इसका प्रावधान किया गया है, प्रोविजन बनाए गए हैं। इस धारा के अनुसार प्रत्येक राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण अथवा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति अथवा प्रत्येक उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति अथवा तालुका विधिक सेवा समिति ऐसे स्थान और अंतराल पर लोक अदालतों का आयोजन या गठन कर सकते हैं जहां वो ऐसा करना उचित समझे। अब देखिए, यहाँ पर पावर उनको दे दी है जो हमने पिछली क्लास में सारी पढ़ी थी। उनको राज्य प्राधिकरण को, स्टेट अथॉरिटी को, जिला प्राधिकरण को, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को यानी कि सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी को, प्रत्येक राज्य में यानी कि हर स्टेट में हाई कोर्ट की विधिक सेवा समिति को, उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी को और तालुका विधिक सेवा कमेटी, तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी समिति को, इनको ये पावर दी गई है कि वो समय समय पर ऐसे स्थान और अंतराल पर, अंतराल का मतलब है टाइम लगाएंगे, एक बार लोक अदालत, फिर थोड़े अंतराल के बाद दूसरी लोक अदालत, थोड़े अंतराल के बाद तीसरी, इस प्रकार से ऐसे स्थान और अंतराल पर लोक अदालतों का आयोजन या गठन कर सकते हैं जहां वो ऐसा करना उचित समझे। यानी कि जहां उनको लगता है कि भाई यहाँ होनी चाहिए, तो वहीं पे राज्य के द्वारा, जिले के द्वारा, उच्च न्यायालय की कमेटी के द्वारा या तालुका विधिक सेवा कमेटी के द्वारा लोक अदालतों का आयोजन करवाया जाएगा। प्रत्येक लोक अदालत में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा उतनी ही संख्या में अन्य व्यक्ति होंगे जो समय समय पर राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण अथवा उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति अथवा उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति अथवा तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट यानी कि स्पेसिफाइड किए जाएं। यहाँ पर समय समय पर जिनको विनिर्दिष्ट किया गया है, स्पेसिफाइड जिनको किया गया है, उन लोगों को यहाँ पे प्राधिकरण में रखा जाएगा। सेवारत यानी कि जो सेवा में है या सेवानिवृत्त या जो रिटायर हो चुके हैं, उतनी संख्या में, जितनी संख्या में आवश्यक है
उतनी संख्या में सदस्य संख्या, जितने ही सदस्य संख्या की आवश्यकता है, जो समय समय पर स्टेट अथॉरिटी यानी कि राज्य प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी कि जिला प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के द्वारा, या हाई कोर्ट की कमेटी के द्वारा, या तालुका कमेटी द्वारा विशिष्ट की जाए। जब से उन्होंने कह दिया इतने होने आवश्यक है, तो जितने भी उन्होंने किए जाए उस हिसाब से रखेंगे। फिर इस खंड में अन्य व्यक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के संबंध में अनुभव तथा योग्यता वे होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत निर्धारित की जाएगी। अब यहाँ पे विधिक सेवा कमेटी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे बात की गई है कि लोक अदालत के संबंध में, जो लोक अदालत का जो संबंध है उस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जो कोई भी योग्यता या अनुभव जो रखने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके यानी कि उनसे सलाह लेकर निर्धारित की जाएगी। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था द्वारा आयोजित लोक अदालत के संबंध में अन्य व्यक्तियों के संबंध में अनुभव तथा योग्यता वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के उपरांत तय की जाएंगी। यानी कि जब सेंट्रल लेवल की बात होगी तो सेंट्रल के उनसे सलाह लेके की जाएगी, जब स्टेट की बात होगी तो स्टेट के यानी कि हाई कोर्ट के, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में जहाँ तक अन्य व्यक्तियों को न्यायिक अधिकारियों के साथ स्थान दिए जाने की बात है, वहाँ उन व्यक्तियों को स्थान दिया जाता है जो विधि, न्याय, कला, साहित्य, संस्कृति, समाज सेवा, सहकारिता आदि के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान अथवा अच्छा अनुभव रखते हैं, यानी कि जिनका एक्सपीरियंस हो। और न्यायिक अधिकारियों की पंक्ति में उनके साथ में स्थान किनको दिया जाएगा, जो कि लॉ की फील्ड के, जस्टिस की फील्ड के, आर्ट्स के, कला, साहित्य, संस्कृति, समाज सेवा, इनकी फील्ड के ऐसे विशिष्ट ज्ञान यानी कि अनुभवधारी ऐसे लोग होंगे जिनको उनके साथ में स्थान दिया जाएगा। साथ में ऐसी लोक अदालतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर भी समुचित ध्यान दिया जाएगा कि ये नहीं है कि उस जो ये प्राधिकरण बनाया गया इसमें महिला नहीं हो, तो महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन के लिए समुचित ध्यान दिया जाएगा। अधिवक्ताओं का भी लोक अदालत में भागीदार बनाया जाएगा। जो एडवोकेट्स हैं उनको भी इसके अंदर हम पार्टनर्स बना लेते हैं। इसी तरीके से लोक अदालतें समाज के अनुभवी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से गठित होती है, परंतु अब इनके फैसले विधिक अधिकारिता लिए हुए होते हैं। जो इनके फैसले वो विधिक अधिकारिता वाले लिए जाते हैं, क्योंकि लोक अदालत जो है अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से बनती है, लेकिन विधिक अधिकारी जो होते हैं वो ज़्यादा जानते हैं विधि के बारे में, तो वो फैसलों पर थोड़ा उनका ज़्यादा प्रतिनिधित्व रहता है, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छे से रहता है। तो यह आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत की। आगे हम देख रहे हैं जुडिक्शन ऑफ लोक अदालत। तो इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, ये किसके क्षेत्र में लोक अदालत काम करेगी। तो दो लोक अदालत के क्षेत्राधिकार के बारे में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 5 में चर्चा की गई है। सेक्शन 19 सब क्लॉज 5 में इस बारे में बता रखा है। और इस धारा के अनुसार लोक अदालतें उन सभी मामलों को राजीनामे अथवा समझौते द्वारा निपटाने का अधिकार रखती है जो किसी न्यायालय के विचाराधीन हों। सबसे पहली बात कि वो कौन से मामले हैं, तो पहली चीज़ जो राजीनामे होने योग्य, जो कॉम्प्रोमाइज़ होने योग्य, यानी कि दो पार्टीज़ के बीच में इस तरीके का मामला है कि भैया कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ वाले मामले ले सकती है लोक अदालत। समझौते सेटलमेंट वाले ले सकती है कि भैया ये ऐसा मामला है जिसके अंदर सेटलमेंट हो सकता है, तो ये निपटाने योग्य है, तो वो ऐसे मामले जो किसी कहीं चल रहे हैं तो उनको ले सकती है। जो किसी न्यायालय के विचाराधीन हो, किसी कोर्ट में चल रहे मामले, उनको ले आएंगे लोक अदालत में और लोक अदालत में लाके उनको कॉम्प्रोमाइज़ या फिर सेटलमेंट करवा देंगे। जो विवाद अभी तक न्यायालय में नहीं पहुंचे लेकिन वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, वो भी जा सकते हैं। यानी कि हो सकता है अभी पार्टी सोच रही है कि हम कोर्ट में जाएं, इससे पहले लोक अदालत में उनको निपटाया जा सकता है। परंतु लोक अदालत किसी ऐसे केस अथवा मामले के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकते जो किसी ऐसे अपराध से संबंधित हो जो उसे किसी कानून के तहत राजीनामे से नहीं निपटाया जा सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लोक अदालत में किस प्रकार के मामला नहीं आएगा, इस तरीके का मामला नहीं आएगा जो आपराधिक मामला है, और किसी भी तरह के कानून के अंतर्गत ये लिखा है कि इस तरह के मामले राजीनामे से नहीं निपटाए जा सकते, तो वो वाले मामले यहाँ नहीं आएंगे।
फिर हम यहाँ पे बात करते हैं जुडिक्शन के बाद कि इनका क्षेत्राधिकार कौन सा है। तो क्षेत्राधिकार वो है जो कोर्ट में पेंडिंग है या कोर्ट में आने योग्य है। ऐसा मामला जो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है, सेटलमेंट से हो सकता है, वो वाले मामले आएंगे और आपराधिक वाले मामले इसमें नहीं आएंगे। आगे हम बात कर रहे हैं इसकी पावर ऑफ लोक अदालत की। लोक अदालत की शक्तियाँ कौन कौन सी होगी। तो इस अधिनियम में हम लोक अदालत की शक्तियों के बारे में धारा 22 में बता रखा है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 लोक अदालतों की शक्तियों की व्याख्या करती है। प्रत्येक लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन कार्य करते हुए उन समस्त शक्तियों को धारित करेगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता है, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त होती है। ये सारी पावर लोक अदालत को होंगी। लोक अदालत को ये शक्तियाँ कुछ एक मामले हैं जिनके संबंध में प्रदान की गई है। अब कौन से मामले। पहला मामला है साक्षियों को बुलाना यानी कि सम्मन करना और उनका शपथ पर परीक्षण करना। ये लोक अदालत की शक्ति की लोक अदालत की शक्ति है कि अगर एक पक्षकार लोक अदालत में आया है तो लोक अदालत द्वारा दूसरे पक्षकार को सम्मन देके बुलवाया जा सके या उनका शपथ पर परीक्षण करवाया जा सके। वो ये भी कर सकती हैं कि दस्तावेजों का प्रकटीकरण अथवा प्रस्तुतिकरण। अगर लोक अदालत को ये लगता है कि किसी मामले को निपटाए जाने के लिए किसी दस्तावेज का प्रकट करना आवश्यक है तो वो दस्तावेजों को प्रकट करने के लिए भी कह सकती है। किसी साक्षी को बुलाकर या किसी पार्टी को बुलाकर उसकी दस्तावेजों द्वारा प्रकट करने के लिए कह सकती है तथा प्रस्तुतिकरण करने को भी कह सकती है कि वो ऐसे प्रस्तुत करे। शपथ पत्रों पर साक्ष्य को ग्रहण करना और अगर कोई ऐसे एविडेंस लेके आ रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, उनको साक्ष्य को पर ग्रहण कर सकती है। शपथ पत्रों को साक्ष्य को ग्रहण करना यानी कि एविडेंस के रूप में ले सकती है। किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी लोक अभिलेख अथवा दस्तावेज अथवा प्रतिलिपि को मंगवाना और अगर उनको ऐसा लगता है तो किसी कोर्ट या किसी ऑफिस से किसी लोक अभिलेख यानी कि पब्लिक जो डॉक्यूमेंट है अथवा दस्तावेज उनकी प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी, उन फोटोकॉपियों को वहाँ से मंगवा भी सकती है। फिर अन्य ऐसे मामले जो वर्णित किए गए हों और इसके अलावा भी, ये तो मामले दे रखे हैं, इसके अलावा भी अगर कोई और मामला भी है तो ऐसे मामलों में को जो वर्णित किए गए हैं, लिखे गए हैं, उनको भी वो सुन सकती है। फिर लोक अदालतों को किसी भी मामले अथवा विवाद को निपटाने के लिए अपनी कोई भी प्रक्रिया अपनाने का विशिष्ट करने का अधिकार होगा कि अगर लोक अदालत को ऐसा लगता है कि मुझे मामले के निपटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता है या इस तरह का प्रोसीजर फॉलो करने की आवश्यकता है तो वो प्रोसीजर फॉलो कर सकती हैं। ये नहीं कि उनको उसी तरीके से काम करना है जैसे कि कोर्ट में होता, नहीं। अगर उनको लगता है कि विवाद को निपटाने के लिए ऐसी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए जिससे कि राजीनामा हो सके तो वो प्रक्रिया अपना सकती हैं। इसी तरीके से लोक अदालतों की कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 193, 219 तथा 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना गया है। और इस तरीके की जो कार्रवाई खुद करेगी, लोक अदालत खुद पर्सनल जो इस तरह की कार्रवाई करेगी, उन सभी को आईपीसी के सेक्शन 193, 219 और 228 के अंतर्गत जुडिशियल प्रोसीडिंग न्यायिक कार्रवाई माना जाएगा, जो कोई भी वो धारित करेंगे। और लोक अदालतों को दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के सेक्शन 195 के चैप्टर 26 के अंतर्गत सिविल न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। वे सभी क्या कहलाएंगी, सिविल न्यायालय कहलाएंगे कि ये वो कोर्ट हैं जिस तरीके से सिविल कोर्ट काम करती है उसी प्रकार से जो लोक अदालतों द्वारा काम किया जा रहा है वो सिविल कोर्ट है। इस तरीके का उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं लोक अदालतों का गठन के बारे में, उनके क्षेत्राधिकार के बारे में, उसकी पावर के बारे में। तो यहाँ पर ये जितने भी सब हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन, जुडिक्शन और पावर, ये सब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत ही हो रहा है। जिस प्रकार से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत विधिक सेवाएँ, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समितियां बनाई गई हैं और इसी अधिनियम में उनके कार्य बताए गए हैं, इसी अधिनियम में उनका गठन बताया गया है। उसी प्रकार से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में लोक अदालत के बारे में बता रखा है कि लोक अदालतें क्या होंगी, किस प्रकार से काम करेंगी, इनका गठन कैसे होगा, इसका जुडिक्शन क्या होगा,
इसकी क्षेत्राधिकार क्या होगा कि किस क्षेत्र तक में काम करेंगी और इसकी पावर क्या होगी। तो आज सेक्शन 19 में हमने ये देखा है कि लोक अदालत क्या है, इसका गठन, क्षेत्राधिकार और कार्यों के बारे में, इसकी पावर, शक्ति के बारे में। अगली क्लास में हम इस लोक अदालत को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे लोक अदालत को। थैंक यू स्टूडेंट्स।